अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में ऑर्डर फ्रैक्शन थर्ड ऑर्डर तक डिफरेंट केसेस को स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है मेथड्स कि किन तरीक़ों से हम ऑर्डर फ्रैक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आप जनरली देखें तो बहुत सारे वेज़ हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ ट्रायल। मेथड ऑफ ट्रायल में क्या होता है कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि आपके पास लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाता है उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब उस डाटा की मदद से जो भी केमिकल उसकी काइनेटिक्स है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मेजर किया जाता है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के साथ। तो उसमें कुछ फिर एनालिसिस किए जाते हैं, जैसा कि नंबर 1, इफ़ द वैल्यूज ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन आर सब्सटीट्यूटेड इन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन and the value of the rate constant comes out to be constant, then the reaction is first order. सो हमारे पास अगर आपने जो टाइम और कंसंट्रेशन का एनालिसिस किया, जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा कि हम लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा की मदद से हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को वक्फे के साथ टाइम के साथ हम कलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको वो फैक्टर्स कांस्टेंट मिल रहे हैं और वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में आपके पास सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज एज फॉलोज, के इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। सेकेंड है कि अगर इफ द डाटा आर सब्सटीट्यूटेड इन द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन and we get the value of the rate constant k same in all the readings, then the reaction is second order. The equation is as follows. तो अगर आपका डाटा अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में आपने प्लेस किया और आपकी इक्वेशंस कांस्टेंट नहीं आ रही, रिजल्ट्स कांस्टेंट नहीं आ रहे, तो फर्स्ट ऑर्डर का तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब जो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं या जिस डाटा पर हम काम कर रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ऑफ b a माइनस एक्स ओवर a b माइनस एक्स। And third condition is that if the data satisfy the third order equation, then the reaction is third order. तो simply हम यहाँ से समझ जाएंगे, it means that all the order of reaction is determined with that equation which gives a satisfactory constant value of k. So आपने देखा कि किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर हमें रिजल्ट्स उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को उस इक्वेशन के साथ ही रिलेट करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, वो सेकेंड ऑर्डर की है या थर्ड ऑर्डर की है। सो दिस इज़ द मेथड विच इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ ट्रायल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड सबसे पहले यूज़ किया जाता है और ये अभी भी एक्सटेंसिवली सिंपल रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर सेकेंड वे होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आप जानते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम गुजरता है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास जो है इनिशियली रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन वक्त के साथ जैसे वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास उनकी अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है डिक्रीज़ कर जाता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट है, लेट्स सपोज हम उसे एक्स कह रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन में ये प्रोड्यूस हो रही है और टाइम के साथ कम से कम होना शुरू हो जाती है। शुरू में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, फिर कम होना शुरू हो गई। तो आप ऐसी सिचुएशन में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पर और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हैं वाई एक्सिस पर। ये जहन में रहे कि जब भी हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की स्टडी की है और उसमें ग्राफ स्टडी की हैं, तो वो यही ग्राफ्स थे जिसमें हम टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते थे और कंसंट्रेशंस को वाई एक्सिस पर प्लॉट किया करते थे। तो एक राइजिंग कर्व हमें मिलती है। Slope of the various points of this curve give us the instantaneous rate of this reaction at various time intervals. तो different time intervals पर आपको instantaneous rate की स्टडी से स्लोप की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी जो है भरपूर तरीके से रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। So it means that the value of dx over dt it can be calculated at different time intervals. अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करना है तो आप उसके लिहाज से इक्वेशन यूज़ करेंगे, dx over dt is equal to k a minus x। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें a माइनस एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x और dx ओवर dt ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है कॉरस्पॉन्डिंग टू y एक्सिस। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये y इज इक्वल टू mx बनेगा। तो आप x एक्सिस पर जो है a माइनस एक्स को प्लॉट करेंगे और y एक्सिस पर जो है dx ओवर dt को प्लॉट करेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर है और ये आपके पास एंगल जो है tan थीटा है जो स्लोप यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा
और यहाँ पे क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से हमारी स्ट्रेट लाइन पास करेगी। सेकंड है, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो dx ओवर dt विद k a माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और इस केस के अंदर अगर आप देखें तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन इंटरसेप्ट कोई नहीं है। अब आपने सिर्फ एक ही फ़र्क देखा है कि a माइनस एक्स का आप स्क्वायर ले रहे हैं और किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, dx ओवर dt की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, जो कि y एक्सिस पर हम लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन हमें बता रही है कि ये रिएक्शन जो है इस इक्वेशन को फुलफिल करते हुए ये जो आपके पास रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर का है। अगेन स्लोप आपके पास रेट कांस्टेंट के इक्वल है जिसे tan थीटा हम कहेंगे, जो कि ये एंगल हमारे पास बन रहा है उससे ये हाईलाइट होगा। तीसरा केस है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा dx ओवर dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स का क्यूब। और ये अगेन आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं a माइनस एक्स क्यूब का और dx ओवर dt का तो हमें स्ट्रेट लाइन इस केस में भी मिलेगी और आपके पास वो लाइन ओरिजिन से ही पास करेगी क्योंकि यहाँ पर भी कोई इंटरसेप्ट नहीं है। और रिएक्शन हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर a माइनस एक्स का क्यूब लेते हैं और y एक्सिस पर dx ओवर dt का एक्सप्रेशन लेते हैं और स्ट्रेट लाइन आपके पास ओरिजिन में से पास करती है और इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस विच इज़ कॉल्ड tan थीटा और इसे हम स्लोप कहेंगे और ये आपके पास रेट कांस्टेंट k की इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है जी हाफ लाइफ मेथड। ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जिससे हम ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मेजर करते हैं। बाकी मेथड्स की अगर रिस्पेक्ट से देखा जाए तो हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस पढ़े थे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। सो वन बाय वन हम उन्हें देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ फॉर फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a 0 पावर 0 होगी फॉर द फर्स्ट। और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपने टी हाफ फॉर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a1 और थर्ड ऑर्डर के लिए आप टी हाफ विद 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a की पावर 2। तो अगर आप तीनों एक्सप्रेशंस को कंक्लूड करें तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा एक ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाता है टी हाफ विद n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a n माइनस 1। सो सपोज कर लेते हैं वी हैव अ रिएक्शन हुज ऑर्डर इज टू बी मेजर्ड, जिसका आपने अभी ऑर्डर निकालना है और इनिशियली कंसंट्रेशन a1 थी, हाफ लाइफ टाइम t1 था, एट इनिशियल कंसंट्रेशन a2 द हाफ लाइफ टाइम इज t2। well the reaction is same keeping above explanation in view we can say that हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और हम काम करने जा रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन पर आप पुट करें तो टी हाफ यानी फॉर फर्स्ट टाइम के लिए आप t1 पुट करेंगे और इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए आप a के साथ 1 का नोटेशन लगाएंगे और n-1 पावर आ जाएगी। इसी तरह से हम इक्वेशन 1 कहेंगे और सेकेंड केस के लिए आप t2 लेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर a2 n-1 दैट इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो इक्वेशन हमारी बनेगी t1 ओवर t2 और दूसरी तरफ आ जाएगा जी ये जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास a1 ओवर a2 की पावर दोनों की पावर कॉमन है तो आप इसीलिए एक ही दफ़ा इसे लिखेंगे a1 ओवर a2 n-1। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बनेगी। वी हैव द इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो कि n से रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप इसको कुछ इसमें चेंजेस करेंगे तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इसका लॉग लेंगे ताकि यहाँ से n को सेपरेट किया जा सके और इसे निकाला जा सके। सो हम नेचुरल लॉग लेंगे ऑफ इक्वेशन नंबर 3, दोनों तरफ आप लेंगे तो नेचुरल लॉग t2 ओवर t1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a1 ओवर a2 n-1। अब जब आप फॉर्मूला ऑफ नेचुरल लॉग पुट करते हैं तो ये ब्रैकेट कैसे खुलेगी, पावर पहले आ जाएगी, पावर बिकम द कोएफिशिएंट n-1 और नेचुरल लॉग a1 ओवर a2 आ जाता है। अब n-1 को आप या इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरफ ले आएँ और नेचुरल लॉग t2 ओवर t1 को दूसरी तरफ ले जाएं। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो n-1 को आप यहीं पर रहने दें तो वहाँ पर जाकर नेचुरल लॉग a1 ओवर a2 इस एक्सप्रेशन नेचुरल लॉग t2 ओवर t1 से डिवाइड हो जाएगा। अब ज़रा आप यहाँ से अरेंज करें तो n को यहीं पे रहने दें, -1 वहाँ जाकर +1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t2 ओवर t1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग a1 ओवर a2 +1। ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें आप दोनों कंडीशंस की हाफ लाइफ टाइम और उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन पुट करें तो आप बड़ी सिंपली जो है मैथमेटिकल फॉर्म में हाफ लाइफ मेथड के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन।
सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आप ये सारे जो है मकासद हासिल कर सकते हैं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशंस आपको A1 और A2 पता है, दोनों हाफ लाइफ पीरियड्स पता है T1 एंड T2, तो आप जो है सर्टन रिएक्शंस के ऑर्डर्स को मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जी डिफरेंशियल मेथड। ये मेथड हमें वैन हॉफ ने दिया और इसीलिए इसे वैन हॉफ डिफरेंशियल मेथड भी कहा जाता है। हम ये जानते हैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट है अगर उसकी ऑर्डर n है तो वो प्रोपोर्शनल होगा nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन के। सो जब हम लिखते हैं इस मेथड को तो -dx/dt इज इक्वल टू k विद कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n आ जाता है। c कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की किसी भी टाइम t पर। सो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट c हम कैसे लिखेंगे, -dc/dt इज इक्वल टू kcn। तो ये तो एक हम जनरल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे थे और हम यहाँ पर एक रिएक्टेंट के हवाले से बात करें तो हम इस तरह ये एक्सप्रेशन मेंशन करेंगे। अगर हम यही एक्सपेरिमेंट 2 दफ़ा दोहराएं तो हमारे पास 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस आ जाएंगी, एक कंसंट्रेशन C1 कहलाएगी और दूसरी C2। सो अब आप अगर रेट्स लिखते हैं तो -dc1/dt इज इक्वल टू kc1 की पावर n, ये इक्वेशन 1 बनेगी। और यही एक्सप्रेशन जब आप 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो C2 बन जाएगा और यहाँ पर भी C के साथ 2 एक्सप्रेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब आप इसका कॉमन लॉग लें तो आपके पास कॉमन लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ बेस 10 के इक्वल होता है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों का कॉमन लॉग अगर हम लें सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लॉग ऑफ दिस फैक्टर विद स्क्वायर ब्रैकेट, अगर इक्वेशन 1 को आप देख सकते हैं तो फिर लॉग ऑफ k प्लस ये जो n पावर है ये कोफिशिएंट बनेगी, फिर लॉग ऑफ C1। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 क्या, जब आप एक्सप्रेशन लेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर साथ लॉग आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर लॉग k को अलग लेंगे, फिर प्लस आएगा और n लॉग C2। क्योंकि k और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब लॉग लिया जाता है तो वो प्लस हो जाते हैं। अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एक्सप्रेशन आपके पास कुछ यूँ होगा कि log dc1/dt माइनस हो जाएगा log dc2/dt से और पीछे यहाँ पर बच जाएगा आपके पास log ऑफ C1 और log ऑफ C2, तो वो आप साइड पर ले जाएं तो आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पर log k तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे log C1 और C2 बच जाते हैं, वो आप जो है सेपरेट कर लें, वो माइनस के लिए दूसरी तरफ चले जाएंगे तो n वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये इक्वेशन रीअरेंज करने पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर हमें जो है दोनों कंसंट्रेशन C1 और C2 पता है तो हम बआसानी जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर मौजूद रिएक्शन रेट को स्लोप के थ्रू कर्व से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वे है। सेकेंड लास्ट मेथड है जी ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, जिसे मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस भी कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस पर अप्लाई होता है जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट इज आइसोलेटेड बाय टेकिंग 2 रिएक्टेंट्स इन लार्ज एक्सेस। इसमें करते क्या है कि अगर आपको एक रिएक्टेंट सेपरेट करना है तो बाकी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को आप बढ़ा देते हैं और इस तरह से आप उसे आइसोलेट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A, B और C का जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C तो ओवरऑल ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग ऑल द ऑर्डर्स। सो व्हेन वी वांट टू डिटरमिन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A तो हमें B और C को लार्ज एक्सेस में लेना होगा। इसी तरह जब आप B और C को आपके पास इन दिस वे B एंड C डोंट डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, सिमिलरली द रिएक्शन इज रिपीटेड फॉर अदर 2 स्पीशीज। सो आप इसी तरह से किसी के लिए भी एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं, दोनों में से कोई रिएक्टेंट को लार्ज में ले लें तो आप किसी को भी आइसोलेट कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, B, C, Na, Nb और Nc है तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा n बनेगा। सो n हमारे पास किसके इक्वल होगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। सो इस तरह से हम जो है ओवरऑल ऑर्डर के तमाम ऑर्डर्स को ऐड करके जो है ओवरऑल ऑर्डर को निकाल सकते हैं। इफ़ वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स और कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम उसमें मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस को अपनाते हैं और काम कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी हैं कुछ जो रिएक्शन रेट्स को फॉलो करती हैं, जैसे कि हम काइनेटिक्स की अगर बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन की तो हम बहुत सारे सूटेबल टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ताकि डाटा को रिकॉर्ड किया जा सके और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कैलकुलेट किया जा सके और इसी चीज़ को हम डाटा कहते हैं। अब सूटेबिलिटी ऑफ एनी एनालिटिकल टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग द काइनेटिक डाटा डिपेंड्स अपॉन, अब जो डाटा आप गेन करते हैं उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है, लाइक हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन जज की जाती है या टाइम स्केल देखा जाता है जिस पे मेथड ऑपरेट हुआ। सक्सेसफुल मेथड फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक अच्छा मेथड किस किस्म की खूबियाँ रखता है अपने साथ। द टेक्निक्स शुड बी इंस्टेंटेनियस, बर वक्त आपके पास टेक्निक्स को फॉलो होना चाहिए, एंड वी शुड बी एबल टू रिकॉर्ड
ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंसंट्रेशन, यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन को आपने रैपिडली रिकॉर्ड करना है, ये आपके पास सबसे अच्छी टेक्टिक्स हैं। तीसरा है कि द टेक्निक्स शुड नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हुए हम उसको किसी भी तरह से इफेक्ट ना करें। तो ऐसी टेक्निक्स हमारे पास फ्रूटफुल सक्सेसफुल टेक्निक्स होती हैं। कैटेगरीज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है डायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, द सैम्पलिंग इज फॉलोड बाय एन एक्चुअल केमिकल एनालिसिस, यानी आपके पास जो करेक्ट केमिकल एनालिसिस है उसको फॉलो किया जाता है और किसी भी इंस्टेंट पे एक स्मॉल लिक्विड को विदड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द रिएक्शन वेसल एंड द रिएक्शन इज अरेस्टेड। सो कुछ स्मॉल अमाउंट में हम जो है उसको रिएक्शन वेसल में से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं और रिएक्शन आपके पास इस तरह से रुक जाता है। और ये हम सूटेबल प्रोसीजर से कर सकते हैं, यानी हम फॉर एग्जांपल हम सडन कूलिंग कर देते हैं या कोई एडिशन कर देते हैं एसिड या बेस की, तो वो आपके रिएक्शन को जो है स्टैटिक कर देगा। तो दिस इज़ बेसिकली द अरेस्टिंग ऑफ द रिएक्शन। सो ये एक डायरेक्ट सैम्पलिंग मेथड है। सेकेंड है इनडायरेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसमें हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को देखकर उसके अंदर होने वाले चेंजेस को देखकर कंसंट्रेशन के साथ कोई भी कन्वीनियंट मेथड यूज़ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो अप्लाई की जाती हैं, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, डेंसिटी का चेंज है, ऑप्टिकल अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को जांचा जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जज की जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है, पोटेंशियोमीट्री है, पोलैरोग्राफी है। पोलैरोग्राफी आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस की टेक्निक है। इसी तरह मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें देखा जाता है। और फास्ट रिएक्शंस की स्टडी के लिए कुछ खास किस्म की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें फ्लो मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है, फ्लैश फोटोलाइसिस है, मॉलिक्यूलर बीम मेथड है। दीज आर ऑल द मेथड्स बाय विच वी कैन एनालाइज आवर फास्ट रिएक्शंस। तो डिफरेंट वेज हैं जिनको जस्ट आपने देख लेना है कि कौन कौन से टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर को डिटर्मिन किया जाता है, उसकी नेचर को या उस टेक्निक को या कंसंट्रेशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है टेक्निक्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से रिएक्शंस के बिहेवियर केमिकल काइनेटिक्स में और क्या क्या जो है डाटा साथ लेकर आते हैं। बेस्ट ऑफ लक।